सभी विद्यार्थियों को सुप्रभात। 5-7 मिनट इंतजार कर लेते हैं। अभी बच्चे आए नहीं है, उसके बाद शुरुआत करेंगे। सभी को स्क्रीन शो हो रही है? रिया गुप्ता, स्क्रीन शो हो रही है? हाँ जी मैम, हो रही है।
तो शुरू करते हैं। कल जो मैंने करवाया था उसकी थोड़ी सी रिवीजन करवा देती हूं मैं एक बार। कल हमने की थी इकाई 7 रचना की तैयारी, और इसके अंतर्गत किन महत्वपूर्ण बिंदुओं का अध्ययन किया था। वो है रचना का अध्ययन कैसे किया जाता है, इसके प्रकार कितने हैं, इसके प्रकार के रूप में हम वर्णात्मक लेखन, आख्यानपरक लेखन और तार्किक लेखन को ले सकते हैं। फिर था इसकी तैयारी कैसे की जाती है, उसके अंतर्गत जो महत्वपूर्ण बिंदु थे वो हैं विषय क्या है, विषय का सीमा निर्धारण कैसे किया जाता है, विषय से संबंध सामग्री एकत्र करना, इकट्ठा करना, और अंतिम था विषय की रूपरेखा बनाना। रूपरेखा किसको बोला जाता है, जो अभी आपको स्क्रीन पर शो हो रही है, किसी इकाई के अंतर्गत मेन बिंदुओं को सबसे पहले क्रम वाइज लिख लेना, ताकि बाद में अच्छे से हम उन पर विस्तृत विवरण दे सके। तो वो क्या है, उस इकाई की रूपरेखा। और रचना करते समय ध्यान देने योग्य बातें, इनका भी अध्ययन हम कर चुके हैं। इसके अंतर्गत क्या था कि रचना का प्रारंभ कैसे किया जाता है, विषय का विस्तार और रचना का अंत। इकाई 8 में हमने क्या किया था, पुनर्रचना, जिसके अंतर्गत संक्षेपण, भाव पल्लवन, नोट्स, सार लेखन, रिपोर्ट लेखन और अंत में भाव पल्लवन का अध्ययन किया था। इनमें जो थोड़ा सा मुश्किल है वो है भाव पल्लवन। भाव पल्लवन क्या है, कोई बताना चाहेगा। कल किया भी है हमने अच्छे से। रिया गुप्ता, आप बताओगे। अंकित कुमार, आप बताइए भाव पल्लवन क्या है। अपने शब्दों में जैसा भी बताना है बताइए। चलिए मैं बता देती हूँ। भाव पल्लवन से अभिप्राय किसी सुगठित तथा अति संक्षिप्त विचार को विस्तार से प्रस्तुत करना। जैसे पंक्तियां होती हैं कबीरदास जी की, तुलसीदास जी की, सूरदास जी द्वारा कही गई जो पंक्तियां हैं, उनका, उन मूल पंक्तियों का, उन मूल सूक्तियों का विस्तार से वर्णन करना क्या है, भाव पल्लवन है। ठीक है। तो इकाई 9 वर्णात्मक लेखन। ये वर्णात्मक लेखन इकाई 7 रचना की तैयारी के अंतर्गत आ चुका है, जो रचना के प्रकारों के रूप में है फर्स्ट पॉइंट, जिसको हमने संक्षिप्त रूप में किया था। अब यहाँ पर हम इसको थोड़ा विस्तार से कर लेते हैं। तो इस इकाई की रूपरेखा क्या बनेगी, सबसे पहले हम इसका उद्देश्य जानेंगे, फिर इसकी भूमिका, फिर व्यक्ति का वर्णन,
स्थान, दृश्य या वस्तु का वर्णन, स्थिति या दशा का वर्णन, कार्य प्रणाली या प्रक्रिया का वर्णन। वर्णनात्मक लेखन इसके नाम से स्पष्ट है कि किसी व्यक्ति, स्थान, दृश्य, वस्तु, स्थिति या दशा का वर्णन करना, वह क्या बोला जाएगा? वर्णनात्मक लेखन बोला जाएगा। तो सबसे पहले है व्यक्ति का वर्णन। एग्जाम्पल दे रही हूं मैं एक। रमेश 17 वर्ष का दुबला पतला और लंबा लड़का है। यहां पर क्या किया जा रहा है? किसी व्यक्ति का वर्णन किया जा रहा है। लोग उसे लंबू कहकर चिढ़ाते हैं। उसका कद 6 फुट से कुछ अधिक है। चेहरा पीला जैसे टीबी का मरीज हो। लगता है कि उसे ठीक तरह से खाने पीने को नहीं मिलता। कुपोषण उसके चेहरे से झलकता है। तो ये यहाँ पर किसी व्यक्ति का वर्णन किया गया है। अब इसको सारणी रूप में हम कैसे लिखेंगे? सबसे पहले हम उसकी आयु लिखेंगे। आयु आयु के रूप में क्या है? 17 वर्ष। फिर कद लिखेंगे। कद के रूप में क्या है? 6 फुट। वजन लिखेंगे। उसके बाद शारीरिक गठन, फिर रंग रूप। तो ये 5 मुख्य बिंदु देकर हम किसी उदाहरण के द्वारा व्यक्ति का वर्णन करते हुए उसके बाहरी रूप का वर्णन करते हुए कि वो व्यक्ति कैसा दिखाई दे रहा है, उसका रंग रूप कैसा है, उसका वजन कितना हो सकता है, उसकी उम्र कितनी है, उसका शारीरिक गठन कैसा है, इन सब बिंदुओं को दर्ज करके एक सारणी का रूप दिया जा सकता है। तो वर्णनात्मक लेखन में ये फर्स्ट पॉइंट है, व्यक्ति का वर्णन। अब है स्थान, दृश्य या वस्तु का वर्णन। ये आगे की जो इकाइयां हैं वो ऐसे ही आएंगी, उदाहरण ज्यादा आएंगे, बस उसको आपको सारणी रूप में प्रदर्शित करना है। अब स्थान, दृश्य या वस्तु से यहाँ पर सीधे सीधे स्पष्ट हो रहा है कि किसी स्थान का, किसी दृश्य का जो हम अपने सामने देख रहे हैं, या किसी वस्तु का वर्णन करना है। जैसे एग्जाम्पल के लिए स्थान, दृश्य या वस्तु का वर्णन करते हुए एक उदाहरण है, देख लीजिए। मेरे चाचा जी का लाजपत नगर में एक छोटा सा 1 मंजिला मकान है। प्रथम लाइन से ही यहाँ पर स्थान का बोध हो रहा है। किसी स्थान का नाम दिया गया है, लाजपत नगर। लाजपत नगर क्या है? एक स्थान का नाम है। वे इसी मकान में पिछले 30 वर्षों से रह रहे हैं। अब गली में सभी मकान 2 या बहुमंजिले बन गए हैं। इसमें एक बैठक अर्थात ड्राइंग रूम और 2 शयन कक्ष अर्थात बेडरूम है। अब ये यहाँ पर क्या किया जा रहा है? उस दृश्य का जो वो उसको उसके सामने है उसका वर्णन कर रहा है। यानी कि जो वो मकान है उसको वो दृश्य रूप में देखते हुए उसका वर्णन कर रहा है। कमरों का आकार 12 फुट लंबा और 10 फुट चौड़ा है। बैठक शायद
18/12 की होगी, 18/12 की होगी। बैठक में ही टीवी, फ्रिज और खाने की मेज है। सोफा काफी पुराना है लेकिन आज भी अच्छी स्थिति में है। पीछे आंगन है जिसमें सुबह अच्छी धूप आती है। सर्दियों में धूप सेवन का खूब मजा आता है। घर के सारे सामने बरामदा है जिसमें जिसमें पहले चाचा जी का स्कूटर खड़ा रहता था क्योंकि वे बस से आना जाना ज्यादा पसंद करते थे। तो यहाँ पर क्या दर्शाया जा रहा है? दृश्य का वर्णन किया जा रहा है। तो ऊपर इसमें जो गद्यांश में ये शब्द आए हैं, लाजपत नगर, सनी बाजार, घर, ड्राइंग रूम, बेडरूम, आंगन, बरामदा, ये किसका बोध करवा रहे हैं? स्थानवाचक, यानी स्थान का बोध करवा रहे हैं। तो इनको क्या बोला जाएगा? स्थान सूचक शब्द। अब है 12 फुट लंबा, 10 फुट चौड़ा, छोटा सा, एक मंजिला, दो या बहुत मंजिलें। अब ये किसका बोध करवाते हैं? आकार का। ठीक है। अब आगे, गली में सनी बाजार का लगना, पिछले आंगन में सर्दियों में धूप का आनंद लेना, प्रवचन सुनना, बच्चों के आने से घर में रौनक। इन सबको हम किस दशा में डाल सकते हैं? दृश्य, क्योंकि यहां पर दृश्य का वर्णन किया जा रहा है। ठीक है। तो ये था स्थान, दृश्य या किसी वस्तु का वर्णन करना, जो वर्णात्मक लेखन की बिंदु नंबर 2 स्थान, दृश्य या वस्तु वर्णन के अंतर्गत है। अब क्या है? नंबर 3 स्थिति या दशा का वर्णन। स्थिति से मतलब क्या है? किसी व्यक्ति, स्थान, घटना या दृश्य का वर्णन करना। अब है स्थिति या दशा का वर्णन करेंगे। इससे पहले हमने क्या सीखा कि किसी व्यक्ति का वर्णन किस प्रकार किया जाता है, किसी स्थान का, दृश्य का या वस्तु का वर्णन किन रूपों में किया जा सकता है, और अब है स्थिति या दशा का वर्णन करना। जो स्थिति या दशा का वर्णन है, यह हमें क्या सिखाता है? किसी सार्वजनिक कार्यक्रम, किसी कॉलोनी में अस्वास्थ्यप्रद रहन सहन या यातायात की समस्या या अन्य कठिनाइयों के लिए स्थानीय प्रशासन का ध्यान केंद्रित करने के लिए जो समाचार पत्र में संपादक लिखना पड़ सकता है, वो क्या है? स्थिति या दशा का वर्णन। अब स्थिति किस रूप में हो सकती है? एक गद्यांश के रूप में देखिए, दिल्ली विकास प्राधिकरण, जिसकी शॉर्ट फॉर्म क्या है? डीडीए, दिल्ली विकास प्राधिकरण ने विभिन्न स्थानों पर कृषि भूमि का अधिग्रहण करके कई प्रकार के बहुमंजिला फ्लैटों का निर्माण किया है। साथ ही भवन निर्माण हेतु प्लाटों का भी विकास किया है।
दिल्ली की आवास समस्या को सुधारने में डीडीए का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। ये उदाहरण बहुत बड़ा है, मैं इसकी 2-3 लाइनों का ही वर्णन करूंगी। पश्चिमी दिल्ली में जनकपुरी एक समय में एशिया की सबसे बड़ी कॉलोनी कहलाती थी। इस कॉलोनी के बीचों बीच कई गांव रहते थे। अब यहाँ पर क्या किया जा रहा है? इसी स्थिति का वर्णन किया जा रहा है। और वो स्थिति कौन से स्थान की है? पश्चिम दिल्ली में जनकपुरी नगरी। स्थान क्या है? पश्चिमी दिल्ली का जनकपुरी नगर। गांव की जमीन को लाल डोरा के अंतर्गत माना जाता है और उसमें निर्माण कार्य के लिए कोई नक्शा पास कराने की आवश्यकता नहीं होती। फिर क्या था? इन गांवों में अंधाधुंध निर्माण होने लगा। गांव के चारों तरफ छोटी छोटी दुकानें बनती गई, जगह जगह कूड़ेदान बने। गांव के अंदर छोटी छोटी कोठरियां बनाकर उन्हें किराए पर उठाया जाने लगा। गांव के अंदर गंदगी, बरसात के मौसम में कीचड़ और बदबू से अक्सर महामारी फैलने का खतरा उत्पन्न हो गया। अब ये क्या है? स्थिति का वर्णन कर रहा है। गांव की छोटी छोटी कोठरियों में कई कई बच्चों वाले परिवार का रहना, गांव की नालियों में कूड़ा फेंकना, गंदगी फैलाना यहाँ के जीवन को नारकीय बना देता है। ऐसा माहौल स्वास्थ्य के लिए अत्यंत हानिकारक माना जाता है। तो इस गद्यांश में गांव के अंदर की दशा का वर्णन किया गया है और वहां पर रहने वालों के जीवन का वर्णन किया गया है कि वहां पर जो रहने वाले हैं उनको किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो ये क्या हुआ? स्थिति का या दशा का वर्णन। अब है कार्य प्रणाली या प्रक्रिया का वर्णन। कार्य प्रणाली का मतलब क्या है? या प्रक्रिया का वर्णन, क्या मतलब है इससे? कि किसी चीज को स्थापित कैसे किया जाता है, उसको बनाया कैसे जाता है। मतलब है, अगर खाने के रूप में हम एग्जाम्पल दें तो रेसिपी से, कि सबसे पहले रेसिपी के लिए हमें क्या करना पड़ता है, फिर उसको बनाया कैसे जाता है, किन किन सामग्रियों की उसमें जरूरत पड़ती है, ये सब क्या है? कार्य प्रणाली या प्रक्रिया के अंतर्गत आएंगे। संवाद के रूप में अगर हम देखें तो एक उदाहरण है पूर्णिमा और सुगंधी का। दोनों आपस में बात कर रही है। पूर्णिमा बोलती है, सुगंधी तुम्हारी इडली तो बहुत ही स्वादिष्ट बनी है, कैसे बनाती हो ऐसी स्वादिष्ट इडलियां? सुगंधी ने बोला, इडली बनाना बहुत ही आसान है पूर्णिमा, जरा बताओ। सुगंधी, अब सुगंधी उसको उस प्रक्रिया का वर्णन कर रही है कि इडली बनाई कैसे जाती है, उसके लिए कौन कौन सी सामग्रियों की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर किसका वर्णन किया जा रहा है? प्रक्रिया का वर्णन। तो ये किसके अंतर्गत आएगा? कार्य प्रणाली, या फिर हम उसको प्रक्रिया का वर्णन बोलते हैं। तो सुगंधी ने बोला, 200 ग्राम चावल लो और अच्छी तरह साफ कर लो। 4-5 घंटे चावल को पानी में भिगो कर रख दो। फिर मिक्सी में चावल को पीसकर पेस्ट बना लो। पूर्णिमा, फिर सुगंधी, फिर प्रेशर कुकर में थोड़ा पानी डालकर इडली स्टैंड में थोड़ा घी या तेल, कहने का मतलब है कि आगे वह इडली बनाने की पूरी प्रक्रिया का वर्णन अच्छे से विस्तार से करेगी। तो ये एग्जाम्पल आएगा प्रक्रिया का वर्णन के अंतर्गत। इसी प्रकार से आप और कई भी तरह के एग्जाम्पल भी दे सकते हैं अपनी रुचि के अनुसार। जैसे पासपोर्ट बनवाने के लिए आवेदन, इसमें भी 2 व्यक्तियों या 3 व्यक्तियों के बीच में संवाद होगा।
इसमें भी पासपोर्ट बनवाने के लिए पूरी कार्य प्रणाली या प्रक्रिया का शुरुआत से लेकर अंत तक वर्णन किया जाएगा। तो यह भी किसके अंतर्गत आएगा? प्रक्रिया का वर्णन के अंतर्गत। तो इकाई 9 वर्णात्मक लेखन यहां पर संपूर्ण हुई। इसमें इतना ही था कि व्यक्ति का वर्णन, स्थान, दृश्य या वस्तु का वर्णन करना, स्थिति या दशा का वर्णन करना, कार्य प्रणाली या प्रक्रिया का वर्णन करना। ये सब किसके अंतर्गत आएंगे? वर्णात्मक लेखन के अंतर्गत। इकाई 10 आख्यान परक लेखन। इसके बारे में भी हम इकाई 7 में संक्षिप्त रूप में अध्ययन कर चुके हैं, लेकिन यहाँ पर इसकी एक संपूर्ण इकाई बना दी है, इकाई 10 आख्यान परक लेखन। इसके अंतर्गत इसका विस्तार से वर्णन किया जाएगा। ठीक है, देख लेते हैं। आख्यान परक लेखन की रूपरेखा क्या बनेगी? सबसे पहले आख्यान परक लेखन का वर्णन किया जाएगा, इसकी परिभाषा दी जाएगी। उसके अंतर्गत जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं वो है सरलता, यानी कि आख्यान परक जो लेखन है उसको कैसे लिखा जाता है, सरलता सबसे पहले। फिर प्रत्यक्ष वार्तालाप शैली, तथ्य परकता, व्यक्तिकता और शैली। फिर है आख्यान परक रचना का लेखन कैसे किया जाता है। सबसे पहले विचार, फिर विषय का चुनाव किया जाता है, फिर विषय का विकास और अंत में विषय सामग्री की खोज। तो ये सब किसके अंतर्गत आएंगे? आख्यान परक लेखन के अंतर्गत। इसमें भी ऐसे ही एग्जाम्पल दिए गए हैं सब। जैसे वर्णात्मक लेखन था वैसे ही आख्यान परक लेखन है। देख लेते हैं आख्यान परक लेखन। अपनी संवेदना, अनुभूति और भावों को व्यक्त करने के लिए मनुष्य ने सबसे पहले किसका आविष्कार किया था? भाषा और लिपि का। कुछ प्रौढ़ता आने पर उसने अभिव्यक्ति के नए नए तरीके भी ढूंढ निकाले। आख्यान भी मनुष्य की लेखन कला का एक माध्यम है। व्यक्तिक लेखन, आख्यान परक लेखन मनुष्य की संवेदनात्मक अभिव्यक्ति के माध्यम है। व्यक्तिक लेखन में क्या है? व्यक्तिक लेखन किस पर आधारित होता है? व्यक्तिक लेखन व्यक्तिपरकता पर विशेष बल दिया जाता है, यानी अपने पर्सनल विचारों पर विशेष बल दिया जाता है। और आख्यान परक लेखन में इसमें व्यक्तिपरकता यानी पर्सनल विचारों के साथ साथ वस्तुनिष्ठता भी होती है। और इसमें लेखक आख्यान परक लेखन में लेखक अपने भावों को और अपने विचारों को किसके माध्यम से व्यक्त करता है? पात्रों के माध्यम से या चरित्रों के माध्यम से। आख्यान परक लेखन में चरित्रों के विकास और स्थितियों का वर्णन करते समय लेखक सच्चाई को दिखाता चलता है। यह सच्चाई उस घटना विशेष या व्यक्ति विशेष की भी हो सकती है और पूरे समाज की भी।
इस तरह आख्यान में व्यक्ति और घटनाओं के साथ सामाजिक सत्य का भी उद्घाटन होता है, जबकि व्यक्तिपरक लेखन में ऐसा होना जरूरी नहीं है। इसमें लेखक ज्यादातर अपने बारे में ही बात करता है, अर्थात उसके जीवन में जो पहले से घटनाएं घट चुकी हैं, जिन व्यक्तियों से उसका बहुत घनिष्ठ यानी गहरा संबंध रहा है, उनके बारे में ही वह अधिकतर बातें करता है। यह सब किसके अंतर्गत आएगा? व्यक्तिक लेखन के अंतर्गत। व्यक्तिक लेखन में लेखक अपने निजी जीवन की अनुभूतियों को प्रधानता देता है, अपने निजी जीवन के अनुभवों को प्रथम स्थान देता है, और आख्यान में निजी जीवन के साथ साथ समाज की व्यापक जिंदगी के भी चित्र प्रस्तुत करता है। तो इसका प्रथम पॉइंट क्या है? सरलता। समाचार पत्रों और पत्रिकाओं में, ये पॉइंट्स नोट कर लीजिए आप, साथ साथ में नोट्स बना लीजिए इनके। सरलता। समाचार पत्रों और पत्रिकाओं में जिस भाषा का प्रयोग किया जाता है, सरलता उसका आवश्यक गुण है। क्या है? समाचार पत्रों और पत्रिकाओं में जिस भाषा का प्रयोग किया जाता है, सरलता उसका आवश्यक गुण है। सरल भाषा के प्रयोग से पाठक को समझने में कोई परेशानी नहीं होती, क्योंकि ऐसी भाषा में कल्पना का सहारा नहीं लिया जाता। इस तरह पाठक ऐसे आख्यान को पढ़ने या समझने की दिमागी कसरत करने से बच जाता है। यानी भाषा जितनी सरल, सहज और स्पष्ट होगी, उतनी ही ज्यादा खुले विचारों वाली होगी, उतनी ही ज्यादा जल्दी सब उसे ग्रहण कर सकेंगे, समझ सकेंगे। जैसे उदाहरण के तौर पर देखिए, भारत में नदियां संकट में हैं। यह संकट वैसे तो पूरी दुनिया में है, किंतु भारत का संकट इसीलिए मायने रखता है कि यहाँ 6 ऋतुएं होती हैं। प्रकृति का भाव संभाव है। भारत में नदियों के किनारे सभ्यताएं विकसित हुई, जीवन में बदलाव आया। अगर इतिहास के स्रोतों की पड़ताल करें तो इसके संकेत हमें वेदों से प्राप्त होते हैं। वेदों में जल देवता है और पंच तत्व के रूप में जल तत्व की परिकल्पना भी की गई है। अब इस उदाहरण में, इस गद्यांश में छोटे छोटे लाइनों का, छोटे छोटे वाक्यों का प्रयोग किया गया है। साधारण शब्दों का प्रयोग है, लंबे चौड़े वाक्यों का प्रयोग नहीं किया है, और आसानी से समझ आने वाले शब्दों का, वाक्यों का प्रयोग किया गया है। इसी को बोला जाता है सरलता। अब है प्रत्यक्ष वार्तालाप शैली। प्रत्यक्ष का मतलब क्या है? आमने सामने, यानी फेस टू फेस। तो इस शैली के अंतर्गत लेखक की कोशिश हमेशा यही होती है कि पाठक से सीधे बातचीत करते हुए दिखाई दें, सीधे तौर पर बातचीत करें। इसी क्रम में लेखक पाठक के सामने अपना दृष्टिकोण भी प्रकट करने का प्रयत्न करता है। आख्यान की यह शैली आमतौर से प्रयोग में नहीं देखी जाती। यानी जो प्रत्यक्ष वार्तालाप शैली है, इसका प्रयोग कम दिखाई देता है, इसका प्रयोग ज्यादा नहीं किया जाता।
तथ्यपरकता। आख्यान परक लेखन में तथ्यपरकता का महत्वपूर्ण स्थान होता है। स्थान, समय और गतिविधियों के वर्णन से आख्यान को न केवल विकसित किया जा सकता है, बल्कि उससे एक हद तक विश्वसनीयता भी आती है। एक उदाहरण है, और यह किससे लिया गया है? कादम्बनी के जून 2017 अंक से लिया गया है। जैसे देखिए, पश्चिम बंगाल स्थित सुंदरवन दुनिया का सबसे विशाल डेल्टा है। मैं यह उदाहरण रीड कर रही हूं। बेशुमार खनिज और पोषक तत्वों की उपस्थिति वाली लाल और लाल पीली लैटराइट मिट्टी युक्त होने के कारण सुंदरवन दुनिया के सबसे उपजाऊ क्षेत्रों में से भी एक माना जाता है। हल्दिया कोलकाता, मोंगला और चिंतागोंग जैसे प्रसिद्ध समुद्री पोत अड्डे सुंदरबन डेल्टा के किनारे ही हैं। नद्या ब्रह्मपुत्र नदी, मेघना, हुगली और बंगाल की खाड़ी ने मिलकर इसे त्रिभुजी कमान का रूप दिया है। इस नाते सुंदरबन डेल्टा को गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा भी कहा जाता है। तो इस गद्यांश से हमें क्या जानकारी मिलती है सुंदरबन डेल्टा के बारे में? यहाँ पर लेखक ने शब्द चयन और वर्णन शैली का इस तरह से प्रयोग किया है जिससे सुंदरवन की संरचना का दृश्य बिल्कुल स्पष्ट दिखाई दे। सुंदरवन की भौगोलिक संरचना के वर्णन के साथ साथ खनिज और पोषक तत्वों से भरपूर उसकी उपजाऊ मिट्टी का भी वर्णन किया है। तो यह किसके अंतर्गत आएगा? तथ्यपरकता के अंतर्गत। अब है व्यक्तिकता। व्यक्तिकता क्या है? व्यक्तिगत, पर्सनल। इसमें जो लेखक का व्यक्तिगत चरित्र उसका वर्णन किया जाता है। और यह शैली लेखक की अपनी निजी शैली के रूप में भी जानी जाती है, व्यक्तिकता। एक उदाहरण है जो किससे लिया गया है? ज्ञान चतुर्वेदी के उपन्यास बारामासी। ज्ञान चतुर्वेदी के उपन्यास बारामासी से लिया गया है। उदाहरण क्या है? इधर गुच्चन समझ नहीं पा रहे थे कि लोग इंटर कैसे पास कर लेते हैं। इन 5 वर्षों में उन्होंने देखा कि एक से एक खतिया लड़के तक इंटर करके निकल गए। कैसे किया जाता है इंटर पास? क्यों नहीं हो पाते? 5 वर्षों में वे कितनी बार कितने विषयों में फेल हुए हैं। इसका हिसाब लगाने बैठते तो हिसाब के इस गणित में भी वे फेल ही होते। किले की ऊंची दीवार सा सामने आ गया था इंटर और किले के भारी फाटक पर खतरनाक अनजाने प्रश्नों के अस्त्रों से लैस न जाने कितने विषय पहरा दे रहे थे। वे किस किस से जूझते? वे अकेले और किले पर ऐसी भारी कोमुख। वे इधर एक विषय से भिड़ते, उसके गर्दनियां देकर जमीन पर दचकते कि उधर 5 विषय उन पर पीछे से चढ़ जाते। तो यहाँ पर कौन सी शैली का वर्णन किया गया है? हास्य और व्यंग्य। हास्य मतलब शब्द से ही दिख रहा है, जिसमें हंसी आए
और व्यंग्य मतलब जिसमें तंज कसा जाए, तो हास्य भी है और व्यंग्य भी है, तो इसलिए इसको हास्य व्यंग्य शैली का उदाहरण माना जाएगा। देशज शब्दों का भी प्रयोग किया गया है। तो ये उदाहरण आएगा व्यक्तिकता के अंतर्गत, जो लेखक अपने, जिसमें लेखक का अपना व्यक्तिगत चरित्र सामने आता है। शैली, अब शैली किसको बोला जाता है? सरल शब्दों में शैली बोलते हैं बात करने के तरीके को, बात करने के ढंग को, कि लेखक का बात करने का ढंग क्या है, वो क्या है? शैली। शैली की परिभाषा दी गई है स्विफ्ट के अनुसार, समुचित स्थान पर सही शब्दों का प्रयोग ही शैली की सही परिभाषा हो सकती है। बफन के अनुसार क्या है कि मनुष्य अपने आप में ही शैली है, और चेस्टफील्ड क्या लिखते हैं कि शैली विचारों का पहनावा है, और व्हाइट हेड का क्या कहना है? शैली मन की नैतिकता है। तो ये अलग अलग लेखकों के अलग अलग विचार हैं शैली के बारे में। स्विफ्ट क्या बोलते हैं? समुचित स्थान पर सही शब्दों का प्रयोग शैली है। बफन क्या बोलते हैं? मनुष्य अपने आप में ही एक शैली है। और चेस्टफील्ड ने क्या लिखा है? शैली विचारों का पहनावा है। और व्हाइट हेड क्या बोलते हैं कि शैली मन की नैतिकता है। इस तरह से स्विफ्ट की जो परिभाषा है, जो अधिक उपयोगी और स्पष्ट प्रतीत होती है, वहीं बफन कहना चाहते हैं कि जो कुछ हम लिखते हैं उसे हमारी अंतर आत्मा का थोड़ा बहुत हिस्सा अवश्य प्रकट होता है। व्हाइट हेड की परिभाषा से क्या स्पष्ट होता है? शैली और लेखक के मन के बीच, शैली और लेखक के मन के बीच एक अटूट रिश्ता होता है। इस प्रकार शैली पाठक को लेखक के करीब लाने में सहायक होती है। यह व्यक्ति की मौलिक सूझबूझ से अलग नहीं होती। जब हम बोलते हैं अमुक व्यक्ति, अमुक यहाँ पर किसी व्यक्ति का नाम नहीं दिया गया है, अपने हिसाब से कुछ भी नाम लिख सकते हैं, तो वहां पर हम अमुक लिख देते हैं। जहां किसी का नाम ना दिया जाए, पर्टिकुलर नाम ना देकर अमुक लिख देते हैं, तो अमुक व्यक्ति का लेखन बहुत खराब है, तो इसका मतलब यह होता है कि उसके लिखने का तरीका पाठक के मन पर कोई ठोस प्रभाव डालने में सक्षम नहीं हुआ। लेखक शब्दों, ध्वनियों और व्याकरण को व्यवस्थित रूप देने के लिए हमेशा अभ्यास करता है, ताकि उसके लेखन का अभिप्राय, उसके लेखन का तात्पर्य स्पष्ट हो सके। इस तरह से हम क्या बोल सकते हैं कि शैली के माध्यम से एक लेखक अपने कौशल में निरंतर निखार लाने की कोशिश करता है। मतलब अपने लेखन को, अपने कौशल को और अच्छा बनाने का प्रयास करता है शैली के माध्यम से। अब आख्यान परक रचना का लेखन कैसे किया जाता है? सबसे पहले है इसमें विचार, फिर विषय का चुनाव, फिर विषय का विकास, और अंत में विषय सामग्री की खोज।
सभी तरह की रचनाएं इसी बात को उजागर करती हैं कि हम किसी व्यक्ति, स्थान और घटना के बारे में क्या सोचते हैं। घटनाएं हमारे चारों तरफ घटती हैं और व्यक्ति कहीं न कहीं उनमें हिस्सेदार भी होता है, लेकिन हम अपने लेखन के लिए उनमें से कुछ घटनाओं का ही चुनाव क्यों करते हैं? क्योंकि हम जिनके बारे में सोचते हैं उनको ही लेखन के लिए चुनते हैं, उन्हीं को अपना विषय बनाते हैं, उसी को अपना विचार मानते हैं। एक लेखक किसी आख्यान को लिखने से पहले अपने दिमाग में उसके बारे में स्पष्ट रूपरेखा बना लेता है। इस तरह आख्यान किसी व्यक्ति, वस्तु या घटना के बारे में लेखक की सोच को, लेखक के विचार को प्रकट करता है। जबकि वर्णन में क्या होता है? वर्णन में लेखक किसी घटना का हूबहू जैसे दिखाई दे रहा है वैसे ही ज्यों का त्यों वर्णन कर देता है। विचार, फर्स्ट पॉइंट है विचार। विचार क्या है? हम केवल उसी चीज के बारे में लिख सकते हैं, उसी विषय के बारे में लिख सकते हैं जिसका हमें अनुभव होता है, जिसे हमने साक्षात रूप में देखा है, आमने सामने देखा है और जिसके बारे में हमने कुछ सोचा है। दूसरों के अनुभवों और विचार के बारे में जब हम बात करते हैं तो वह हमारा निजी विचार नहीं होता। दूसरों से लिया गया विचार उसी तरह हमारा अपना नहीं हो सकता जैसे किसी दूसरे व्यक्ति का कपड़ा हमारे शरीर पर सजावट नहीं पा सकता। रुचिकर कहानियां या आख्यान वही हो सकता है जिसे लेखक स्वयं अपने निजी विचारों के तौर पर अनुभव करके उसके बारे में सोचकर और फिर उसको अपने विषय का आधार बनाए। इसीलिए आख्यान में मौलिकता आवश्यक और महत्वपूर्ण मानी जाती है। आख्यान के प्रमुख स्रोत क्या हैं? सबसे पहले है स्मृति, उसके बाद मित्र और प्रिय स्थान, फिर घटनाएं, और नंबर 4 है कल्पनाएं और इच्छाएं। स्रोत का मतलब क्या है कि जो विचार हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं उसका जन्म कहाँ से हुआ है। सबसे पहले हमें उसकी स्मृति, उस विचार को स्पष्ट करने की या उस विचार को विषय रूप में बदलने की कहाँ से आई है। तो ये स्मृति के रूप में भी हो सकता है, याद के रूप में भी हो सकता है, किसी मित्र से या किसी स्थान से भी हो सकता है, किसी घटना को देखकर भी आ सकता है, और हम कल्पना भी कर सकते हैं और हमारी यह इच्छा भी हो सकती है। तो आख्यान का सबसे प्रमुख स्रोत क्या हो सकते हैं? स्मृतियां, यादें, मित्र और प्रिय स्थान भी हो सकते हैं, घटनाएं, कल्पनाएं और इच्छाएं। उदाहरण के तौर पर महादेवी वर्मा जी की एक रचना है चिंतन के क्षण, उससे लिया गया है। वातावरण ऐसा था उस समय कि हम लोग बहुत निकट थे। आज की स्थिति देखकर लगता है जैसे वह सपना ही था। आज वह सपना
खो गया शायद, वह सपना खो जाता तो भारत की कथा कुछ और होती। यह उदाहरण लिया गया है महादेवी वर्मा जी के चिंतन के क्षण रचना से। तो यहाँ पर क्या है, लेखिका ने अपने बचपन की स्मृतियों के बहाने मेल मिलाप की संस्कृति के प्रति मन का प्रेम व्यक्त किया है। बचपन का वातावरण उसकी इच्छा में अब भी उतरता है और एक सुंदर भविष्य का निर्माण करना चाहता है। अब ये स्मृतियों के रूप में विचार का जन्म हुआ। तो यहाँ पर स्मृतियों के आधार पर जो विचार, आख्यान के अंतर्गत विचार फर्स्ट पॉइंट है, उसका स्रोत का माध्यम है, वो इस उदाहरण में स्मृतियों के माध्यम से दिया गया है। आगे है विषय का चुनाव। जो चीजें निजी अनुभव, विचार और पर्यवेक्षण का हिस्सा होती हैं, उन्हीं को आख्यान का विषय बनाया जा सकता है। दोबारा सुन लीजिए, जो चीजें निजी अनुभव यानी पर्सनल एक्सपीरियंसेस, विचार और पर्यवेक्षण का हिस्सा होती हैं, उन्हीं को आख्यान का विषय बनाया जा सकता है। जिनके बारे में हमें थोड़ी बहुत जानकारी हो, उनको आधार बनाकर लेखन को हम प्रभावशाली और रोचक बना सकते हैं, क्योंकि उनके बारे में हम खुद जानते हैं, वो हमारे खुद के विचार होते हैं जिनको हमें व्यक्त करना होता है, और हम उसके द्वारा किसी भी लेखन को रोचक, प्रभावशाली बना सकते हैं। आगे है विषय का विकास। जब हम किसी विषय का चुनाव कर लेते हैं, तब हमारे सामने जो दूसरी समस्या होती है वह है कि हम उस विषय के साथ एक लेखक के रूप में व्यवहार कैसे करें। जब एक बार हम इसका निश्चय कर लेते हैं, तब हमें उस विषय के अनुरूप सामग्री जुटाना आसान हो जाता है। सामग्री का मतलब क्या है? उस विषय से संबंधित डाटा, उसको एकत्रित करना, यानी उस विषय से संबंधित जानकारियां। किसी विषय के साथ लेखक के व्यवहार का मतलब है उस विषय के विकास से संबंधित योजनाएं तैयार करना, क्योंकि बिना योजना के कोई लेखन संभव नहीं होता। प्रत्येक आख्यान एक तरह से पाठक से संवाद होता है, और संवाद के लिए जरूरी है, संवाद मतलब बातचीत, संवाद के लिए जरूरी है कि वह विचार, भावना और तथ्य पर आधारित हो। कोई भी आख्यान लिखने से पहले लेखक के दिमाग में एक विचार आता है, जिसे वह बाद में विकसित करता है। आगे क्या है? विषय सामग्री की खोज। विषय का चयन और उसके विकास की दशा निश्चित कर लेने के बाद लेखक को उस सामग्री की खोज करनी पड़ती है जो उसके लेखन को पुष्ट कर सके। पुष्ट कर सके मतलब लेखन को सही रूप दे सके। व्यक्तिक और आत्मनिष्ठ अथवा अव्यक्तिक एवं वस्तुनिष्ठ, ये दो मुख्य स्रोत हैं जिनके आधार पर आख्यान को विकसित और पुष्ट किया जा सकता है। व्यक्तिपरकता लेखन में मानवीय संवेदना का संचार करती है, साथ ही इससे पाठक का ध्यान आकृष्ट करने में भी आसानी होती है। सच तो यह है
कि बहुत बड़ी संख्या में तथ्यों का संकलन कर भी लिया जाए तो भी वह व्यक्ति के विचार और कल्पना की बराबरी नहीं कर सकता, क्योंकि तथ्यों में निजीपन की अनुभूति कराने की क्षमता नहीं होती, जो एक आख्यान के लिए आवश्यक होता है। इसके अलावा लेखक का पर्यवेक्षण भी महत्वपूर्ण होता है। इसमें हम न केवल दो वस्तुओं अथवा व्यक्तियों के बीच अंतर कर पाते हैं, बल्कि पर्यवेक्षण व्यक्ति या वस्तु की चारित्रिक पहचान करने की दृष्टि भी देता है। इसीलिए आख्यान के लिए सूक्ष्म पर्यवेक्षण भी बहुत आवश्यक है। आख्यान परक लेखन यहाँ पर संपूर्ण हुआ। पर्यवेक्षण क्या होता है? वैसे बार बार एक शब्द का प्रयोग किया गया है, पर्यवेक्षण। पर्यवेक्षण का मतलब है किसी वस्तु को गहराई से देखना। दस मिनट का ब्रेक ले लीजिए, उसके बाद इकाई 11 तार्किक लेखन शुरू करेंगे। इस कोर्स के अंतर्गत यह आखिरी इकाई है। ब्रेक ले लीजिए 10 मिनट का।
तार्किक लेखन, तार्किक लेखन जो है इस पाठ्यक्रम की अंतिम इकाई है। पहले आप ये पॉइंट्स नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको शब्दावली लिखवा देती हूँ, जिससे आपको जो चैप्टर में कठिन शब्द आते हैं उनको समझने में आसानी होगी। तो सबसे पहले तार्किक लेखन की रूपरेखा क्या है, इस इकाई की रूपरेखा क्या है। किसी भी रूपरेखा में सबसे पहले क्या दिया जाता है, उद्देश्य। उद्देश्य का मतलब इस इकाई को लिखने का क्या क्या उद्देश्य हो सकता है। जैसे उद्देश्य के रूप में तार्किक लेखन अन्य लेखन से किस प्रकार से भिन्न है, अलग है। तार्किक लेखन की प्रकृति किस तरह से शास्त्र के अनुसार बदलती है। तार्किक लेखन की प्रक्रिया को किस प्रकार विकसित होना चाहिए। तर्क को विकसित करने की प्रक्रिया में कार्य कारण संबंध, कथन के समर्थन में तर्क, उदाहरणों के प्रयोग, तुलना और अंतर का प्रयोग कैसे किया जाता है। किसी बात को बार बार दोहराकर पक्षों को किस तरह से मजबूत किया जाता है। ये सब बिंदु किसके अंतर्गत आएंगे, उद्देश्य के अंतर्गत। यानी कि तार्किक लेखन लिखने का उद्देश्य यहाँ पर स्पष्ट होता है इन बिंदुओं के माध्यम से। उसके बाद किसी भी इकाई के उद्देश्य के बाद भूमिका को महत्वपूर्ण स्थान दिया जाता है, यानी भूमिका लिखी जाती है। उसके बाद विषय के रूप में शुरुआत होती है। जैसे तार्किक लेखन विषय है तो इससे संबंधित बिंदुओं को हेडिंग के रूप में लिखा जाएगा। तो सबसे पहले तार्किक लेखन का तात्पर्य, तार्किक लेखन की प्रक्रिया। प्रक्रिया के अंतर्गत फर्स्ट पॉइंट है, पहला बिंदु है प्रक्रिया की व्याख्या। किसके संबंध में, कार्य और कारण के संबंध में। नंबर 2 है कथन के समर्थन में तर्क, उदाहरणों का महत्व। फिर है तुलना और अंतर, वर्गीकरण क्या है, पुनर्कथन क्या है, और अंत में विश्लेषण क्या है। इन सब के बाद क्या आएगा, सारांश, यानी कि इस इकाई का निष्कर्ष क्या है। तो यह है इस इकाई की रूपरेखा हुई। ये मेन से पॉइंट्स लिख लीजिए और शब्दावली लिख लीजिए साथ साथ में। विशेषण किसे बोला जाता है, विशेषण कुछ चीजों को विभिन्न हिस्सों में बांटना। विशेषण कुछ चीजों को विभिन्न हिस्सों में बांटना। वर्गीकरण क्या है, वर्गों की व्यवस्था करना। वर्ग मतलब अलग अलग भाग, उनकी व्यवस्था करना। विकास क्या है, प्रस्तुति का प्रामाणिक तरीका। ये शब्दावली लिख लीजिए। व्याख्या, अर्थों का स्पष्टीकरण। प्रक्रिया क्या है, कार्य की परिणामबद्ध व्याख्या। तर्क क्या है, कार्य की व्याख्या करना। और कथन किसे बोला जाता है, कुछ चीजों को शब्द रूप में व्यक्त करना कथन होता है। तो शुरुआत करते हैं। तार्किक लेखन का तात्पर्य।
तार्किक लेखन को समझने से पहले थोड़े से ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य को भी देख लेते हैं। क्या है? मध्य युग और आधुनिक युग के बीच में अंतर इस तार्किकता के माध्यम से उपस्थित हुआ। मध्य युग में मनुष्यों में तार्किक बोध का विकास उस तरह से नहीं था जिस तरह आधुनिक काल में हुआ। उदाहरण के लिए जैसे रामचरितमानस की रचना मध्य युग में हुई थी। मानस के एक पात्र हनुमान समुद्र को लांघकर लंका पहुंच जाते हैं। आज का कोई लेखक इस प्रकार की घटना का वर्णन नहीं कर सकता। इस घटना में विश्वसनीयता और प्रामाणिकता नहीं है। हमारी तर्क की कसौटी पर यह उचित नहीं प्रतीत होता। मध्यकाल का मिथकीय बोध इसका इतना अधिक प्रखर था कि उसमें तार्किकता के बिना भी काम चल जाता था। वहां तार्किकता के स्थान पर आस्था प्रमुख मानी जाती थी। आधुनिक युग की शुरुआत यूरोप में हुए पुनर्जागरण से मानी जाती है। ज्ञान विज्ञान के विकास और भौगोलिक खोजों ने यथार्थ की नई दृष्टि और उसके चिंतन के नए तरीकों को जन्म दिया। लोग जीवन के हर पहलू पर तार्किक चिंतन करने लगे। यह विश्वास किया गया कि मनुष्य अनिवार्यतः तार्किक प्राणी है। आधुनिकता का विकास इसी तार्किकता से संभव हुआ। जब हम अपने को आधुनिक बोलते हैं तो उसका एक अर्थ यह भी है कि हम किसी चीज को प्रक्रिया में देखते हैं। तर्क का मतलब क्या है? तर्क एक रचनात्मक प्रक्रिया है जिसकी आवश्यकता हमें किसी बात को स्पष्ट करने के लिए होती है। इस स्पष्टीकरण के संदर्भ में हम प्रक्रिया की व्याख्या करते हैं। तार्किक लेखन का प्राथमिक उद्देश्य मात्र वर्णन करना, विवरण देना और समझना ही नहीं है, अपितु उन तथ्यों, विचारों और विश्वासों को क्या, क्यों और कैसे के माध्यम से भी समझाना है। तार्किकता हमें एक ठोस आधार देती है अपनी बात को वैज्ञानिक ढंग से प्रस्तुत करने के लिए। तार्किक लेखन का तात्पर्य क्या है? तर्क को कसौटी बनाकर लेखन कार्य में प्रवृत्त होना। जो कुछ हम लिखें उसमें कार्य कारण संबंध हो। कार्य कारण संबंध क्या है? सबसे पहले हम तार्किक लेखन और सृजनात्मक लेखन, इनके बीच में अंतर देख लेते हैं। सृजनात्मक लेखन में कार्य कारण संबंध की अनिवार्य श्रृंखला हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। कहानी, कविता, उपन्यास या अन्य सृजनात्मक रचना के लिए यह आवश्यक नहीं है कि उसमें तार्किक श्रृंखला अवश्य हो। मानवीय रचनात्मकता उसे दूसरी तरह से भी रच सकती है या उसकी रचना कर सकती है। मानवीय संवेदना और अनुभव तर्क से परे माने गए हैं। इसीलिए किसी रचनात्मक वृत्ति का आकार तार्किक प्रक्रिया में नहीं गढ़ा जा सकता। वह रचनात्मक प्रक्रिया में रचा जाता है। वहां मानवीय अनुभव और संवेदना अपना रास्ता खुद ही बनाते हैं। कोई यह नहीं कह सकता कि प्रेमचंद के गोदान की समाप्ति तार्किक परिणति में हुई अथवा अतार्किक परिणति में हुई। रचनाकार का अनुभव वहां पर सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। लेकिन विज्ञान में, शास्त्र में या आलोचना में जब तक उसकी तार्किकता स्पष्ट नहीं होगी, जब तक प्रामाणिकता स्पष्ट नहीं होगी, उसे प्रामाणिक नहीं माना जाएगा।
गणित की शब्दावली का प्रयोग करें तो रचनात्मक लेखन 2 और 2 4 ही नहीं होगा, 3 भी हो सकता है और 6 भी हो सकता है। लेकिन विज्ञान शास्त्र या आलोचक को 4 के नजदीक या लगभग नजदीक होना चाहिए। उदाहरण के तौर पर एक आलोचना ले लेते हैं हिंदी से। आधुनिक काल में गद्य का महत्व बहुत बढ़ गया। गद्य का बहुत गहरा संबंध किससे है? वैचारिकता से। आधुनिक गद्य में ही नहीं, पद्य में भी व्यक्त हुई है। भारतेंदु युग के बाद ही कविता पर गद्यात्मक दबाव है। एक कथन दिया गया है, कहां से शुरू है? आधुनिक काल में गद्य का महत्व बहुत बढ़ गया। गद्य का बहुत गहरा संबंध वैचारिकता से है। आधुनिकता गद्य में ही नहीं, पद्य में भी व्यक्त हुई है। भारतेंदु युग के बाद की कविता पर गद्यात्मक दबाव है। यहां पर यह कथन संपूर्ण हुआ। अब ये क्या है? ये सारे वक्तव्य एक दूसरे से संबंधित हैं, एक दूसरे को स्पष्ट करते हैं। वैचारिकता को गद्य में व्यक्त किया गया है, आधुनिकता के लिए वैचारिकता जरूरी बताई गई है। पद्य में आधुनिकता को व्यक्त करने के लिए विचार की जरूरत और विचार गद्य में प्रस्तुत किया जा सकता है, इसीलिए कविता पर भी गद्य का दबाव बढ़ गया था। कभी कभी एक शास्त्र के तर्क का प्रयोग दूसरे शास्त्र में करके अधिक सुसंगत निष्कर्ष पर पहुंचा जा सकता है। उदाहरण के लिए, पहले इतिहास को मात्र राजनैतिक इतिहास की सीमाओं में रखा जाता था, परंतु स्वतंत्रता के बाद इतिहास चिंतन में बदलाव हुआ। अर्थशास्त्र और समाजशास्त्र के परिप्रेक्ष्य में इतिहास को देखा जाने लगा। इससे इतिहास के निष्कर्ष और भी प्रामाणिक बनकर उपस्थित हुए। और इसी तरह कलाओं में भी उपस्थित हुए। एक कला के संदर्भ में दूसरी कला को भी समझा जाने लगा। अब है तार्किक, ये था तार्किक लेखन का तात्पर्य। अब है तार्किक लेखन की प्रक्रिया। किसी भी लेखन में सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है? विषय वस्तु का चुनाव। तार्किक लेखन की प्रक्रिया में विषय वस्तु का चुनाव विशिष्ट महत्व है। विषय वस्तु के अनुरूप ही तर्क निर्मित होता है। उदाहरण के लिए, हमें इतिहास की किसी विषय वस्तु पर लिखना है, तो उसके तर्क स्वयं इतिहास की विधाओं से ही प्राप्त होंगे। हमें इतिहास निर्माण की सामग्री, ग्रंथों, सिक्कों, अभिलेखों, स्रोतों और यात्रियों के कथन के आधार पर तर्क क्या है? खोजने पड़ेंगे। इसी प्रकार से यदि हम साहित्य के इतिहास पर लिख रहे हैं, तो हमें यह भी देखना होगा कि जनता की किन प्रवृत्तियों के परिवर्तन से हमारे साहित्य के स्वरूप में परिवर्तन हो सकता है। विषय वस्तु का चुनाव करने के बाद उस विषय वस्तु में क्या क्या लिखना है, इसका एक मानसिक ढांचा या लिखित ढांचा, रूपरेखा हमारे जहन में बन जानी चाहिए।
इसके बाद अपनी बातों को स्पष्ट करने के लिए तार्किक प्रक्रिया का प्रयोग किया जाता है। कथन के संदर्भ में जो तथ्य सबसे महत्वपूर्ण माने गए हैं उसे कथन के बाद देना चाहिए। उसके बाद उससे जो कम महत्वपूर्ण तथ्य हैं उनको रखना चाहिए। इस प्रकार तार्किक अनुविति का श्रृंखलाबद्ध निर्माण करें। जो तथ्य विषय वस्तु से संबंध न हो उस प्रकार के तथ्य से हमें बचना चाहिए। तथ्य बोझिल न हो, उसमें संप्रेषणीयता होनी चाहिए। तार्किक अनुविति और श्रृंखला, इनका एक इनका उदाहरण है, या फिर बोल सकते हैं कि इनको समझाने के लिए उदाहरणों का अधिक से अधिक प्रयोग करना चाहिए। एक उदाहरण ले लेते हैं। भारत पर सिकंदर के आक्रमण का क्या प्रभाव पड़ा? तो इसके उत्तर में हम क्या लिखेंगे? इस आक्रमण का सबसे महत्वपूर्ण परिणाम था भारत और यूनान के बीच विभिन्न क्षेत्रों में प्रत्यक्ष संपर्क की स्थापना। सिकंदर के अभियान से 4 भिन्न भिन्न स्थल मार्गों और जल मार्गों के द्वार खुले। इससे यूनानी व्यापारियों और शिल्पियों के लिए मार्ग प्रशस्त हुआ तथा व्यापार की तत्कालीन सुविधाएं बढ़ी। तो ये इस अनुच्छेद की हमने यहाँ पर क्या की है? व्याख्या की है। तो व्याख्या करने के बाद हम यहाँ पर क्या पाते हैं कि सिकंदर के भारत पर आक्रमण के परिणाम स्वरूप विभिन्न क्षेत्रों में संपर्क बढ़ा। फिर लेखक विभिन्न क्षेत्रों के खुलने की व्याख्या करते हैं। इस एक परिणाम का प्रभाव कई क्षेत्रों में पड़ता है। तार्किक लेखन की प्रक्रिया में लेखन में कारण और प्रभाव के बीच श्रृंखलाबद्ध प्रतिक्रिया होनी चाहिए। एक कारण से एक प्रभाव, फिर उसी से संबंधित एक दूसरे कारण से दूसरा प्रभाव होना चाहिए। इसी प्रकार से तार्किक प्रक्रिया की श्रृंखला को अभिव्यक्त करने का तरीका अलग तरह का हो सकता है। इस तार्किक श्रृंखला को क्रमबद्ध वाक्यों में नहीं रखा जाएगा तो तार्किक श्रृंखला अराजक हो सकती है, जिससे विचारों की संबद्धता भंग हो सकती है। इस प्रक्रिया के अंतर्गत हमें भाषा के प्रति भी सावधान होना चाहिए, होना पड़ता है। वाक्य का गठन इस तरह से बनाया जाए जो विचारों के भार को वहन करने में सक्षम हो। अंततः तार्किकता को भाषा के माध्यम से ही समझा जाएगा। एक उदाहरण भी देना चाहिए। उदाहरण के माध्यम से हम अपनी बात को और अधिक स्पष्ट तरीके से समझा सकते हैं। बौद्ध धर्म ने बौद्धिक और साहित्य जगत में एक चेतना जगाई। इसने लोगों को सुझाया कि किसी वस्तु को यों ही नहीं बल्कि भली भांति गुण दोष का विवेचन करके ही ग्रहण करना चाहिए। आगे है प्रक्रिया की व्याख्या कार्य कारण संबंध के रूप में। तार्किक लेखन प्रक्रिया में होता है। इस प्रक्रिया की व्याख्या करना भी जरूरी होता है। प्रक्रिया के माध्यम से उन संबंधों को भी समझ सकते हैं जिसमें कार्य और कारण विकसित होते हैं। एक उदाहरण के तौर पर देखिए, सामाजिक आंदोलन की प्रक्रिया का एक उदाहरण है। इसका है सामाजिक आंदोलन की प्रक्रिया।
सामाजिक असंतोष सामाजिक आंदोलन की प्रारंभिक अवस्था को प्रतिबिंबित करता है। लगभग सभी सामाजिक आंदोलन का आधार सामाजिक असंतोष होता है। इसके परिणाम स्वरूप सामूहिक तनाव बनने लगता है। इस अवस्था के उपरांत द्वितीय अवस्था आती है, जिसमें समाज में सामूहिक उत्तेजना दिखाई देती है। जब लोग यह महसूस करते हैं कि उनकी समस्या साझी है, कुछ विशिष्ट सामाजिक स्थितियों को विपत्ति के मूल कारण के रूप में पहचान लिया जाता है। तृतीय अवस्था औपचारिकीकरण की अवस्था होती है। इस अवस्था में पदाधिकारियों की एक श्रृंखला स्थापित की जाती है। नेतागण व अनुयायियों में काम का बंटवारा किया जाता है। चंदा या कोष अधिक सुव्यवस्थित रूप से एकत्रित किया जाता है। तो ये क्या है? सामाजिक आंदोलन का एक उदाहरण है। तो इस उदाहरण में हम एक प्रक्रिया को पाते हैं कि आंदोलन का विकास धीरे धीरे हुआ है। 4 चरण में एक के बाद एक का विकास हुआ। प्रारंभिक वाक्य सीधा विषय से संबंधित है। अब इसके कार्य कारण संबंधों की व्याख्या करते हैं। फिर आंदोलन की प्रारंभिक अवस्था सामाजिक असंतोष बताई गई है। प्रारंभिक अवस्था में क्या है? सामाजिक असंतोष। इसके कारण सामूहिक तनाव दिखाया गया है। सामूहिक तनाव के फलस्वरूप लोगों को लगता है कि समस्या क्या है? साझी है, सबकी है। सामाजिक असंतोष के कारणों का पता लगाया जाता है। फिर आंदोलन चलाने के लिए औपचारिक व्यवस्था की जाती है। उसके बाद आंदोलन एक संस्थान बन जाता है और अंत में आंदोलन को सामाजिक मान्यता मिल जाती है। आंदोलन में एक प्रक्रिया का अनुसरण किया गया है। इसी प्रकार से जब किसी विषय वस्तु पर हम लिख रहे हों तो एक प्रक्रिया से संबंधित रूप में हमारी विषय वस्तु आनी चाहिए। हमारे तर्क विभिन्न चरणों में विकसित होकर एक दूसरे से जुड़े हुए होने चाहिए और व्याख्या और तर्क साथ साथ विकसित होने चाहिए। कथन के समर्थन में तर्क। जब हम लेखन में सक्रिय होते हैं तो कोई ना कोई हमारा उद्देश्य अवश्य होता है। हमें अपने उद्देश्य को साबित करने के लिए एक तर्क की आवश्यकता होती है। हम कोई कथन लिखते हैं तो उसके संदर्भ को तर्क से प्रमाणित भी करते हैं। अपनी बात को जब तर्क के साक्ष्य में प्रमाणित करते हैं तो वह अधिक विश्वसनीय माना जाता है। वैज्ञानिक सोच समझ विकसित करने के लिए तर्क और भी ज्यादा जरूरी हो जाते हैं। तर्क को कार्य कारण संबंधों में पहचाना जाता है। कथन को कई तर्कों से प्रमाणित किया जाता है। कभी कभी कथन से संबंध परोक्ष रूप में हुआ करता है। उदाहरणों का महत्व। कथन को उदाहरणों के माध्यम से आसानी से समझाया जा सकता है। तार्किक लेखन में उदाहरणों के प्रयोग से कथन की प्रामाणिकता दिखाई जाती है। बातों को तर्क के द्वारा पुष्ट करना तार्किक लेखन का सबसे आसान तरीका है। उदाहरणों की अधिकता से कभी कभी मूल प्रश्न ही गायब हो जाता है। इसीलिए उदाहरणों का प्रयोग भी संतुलित रूप में होना चाहिए। यानी ज्यादा उदाहरणों का प्रयोग करना भी लेखन में बाधा उत्पन्न कर सकता है, उसके संतुलन को बिगाड़ सकता है। इसलिए उदाहरणों का प्रयोग भी संतुलित रूप में ही होना चाहिए। जितनी संदर्भ की मांग हो उतना ही उदाहरण प्रस्तुत करना चाहिए। अधिक उदाहरणों के प्रयोग से जटिलता बढ़ती है।
उदाहरण हमेशा सटीक होने चाहिए, सरल होने चाहिए और स्पष्ट भाषा में होने चाहिए। जो उदाहरण हम कथन के संदर्भ में प्रयुक्त करें, उससे ऐसा आभास होना चाहिए कि वे कथन को एक परिप्रेक्ष्य देते हैं। तुलना और अंतर। तार्किक लेखन में तुलना और अंतर द्वारा बात को स्पष्ट करने की युक्ति का प्रयोग किया जाता है। दो बातों में जब समानता होती है तो दोनों के बीच तुलना भी की जाती है। तुलना करने पर उनका स्वयं अर्थ स्पष्ट हो जाता है। तुलना की पहली शर्त समानता होती है। समानता ही तुलना का आधार है। तुलना करके और उससे अंतर निकालकर तर्क अधिक निष्पक्ष रूप में रखा जा सकता है। तुलना गुण के आधार पर हो सकती है, परिस्थितियों के आधार पर हो सकती है और घटनाओं के आधार पर भी हो सकती है। यदि मान लीजिए पानी और दूध में शक्कर घोली जाए तो उसका स्वाद बदल जाता है, वह मीठा हो जाता है। यदि आप चाय कॉफी में शक्कर मिलाई तो वो भी मीठी हो सकती है। अर्थात कहने का भाव क्या है कि शक्कर मिलाने पर उनके स्वाद की तुलना करें तो पता चलता है कि उनका स्वाद मीठा होने का कारण शक्कर थी और निष्कर्ष निकालते हैं शक्कर मीठी थी। अंतर को स्पष्ट करने के लिए हम एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं। जैसे हम फिल्म भी देखते हैं और नाटक भी देखते हैं। इन दोनों विधाओं में क्या होता है? अभिनय होता है। जब इन दोनों में अंतर करते हैं तब सूक्ष्मता की जरूरत होती है। फिल्म विधा अतीत में बन चुकी होती है, वह एक यांत्रिक माध्यम द्वारा दर्शकों को दिखाई जाती है। और जो नाटक की विधा है कुछ सामयिक मानी जाती है। नाटक में अभिनय हो रहा होता है, वहां दर्शक के साथ अभिनेता का प्रत्यक्ष रिश्ता माना जाता है। फिल्म के पास क्लोजअप है और बारीक से बारीक डिटेल्स को पकड़ने के साधन हैं। नाटक में मंच का कल्पनाशीलता, सांकेतिकता और प्रतीकात्मकता के इस्तेमाल से ही अभिनय को प्रभावपूर्ण बनाना होता है। तो तुलना और अंतर के प्रयोग के द्वारा हमें निष्कर्ष मिल जाता है। कथन के संदर्भ में तुलना और अंतर तर्क की बारीकियों को बखूबी उभारने का प्रयत्न करना होता है। तुलना से तर्क की पारदर्शिता झलकती है। तुलना हमारे सोच और चिंतन की वैज्ञानिकता को भी परखने की कसौटी पर खरी उतरती है। वर्गीकरण। अपने तर्क को संपूर्णता में प्रस्तुत करने के लिए वर्गीकरण आवश्यक हो जाता है। वर्गीकरण का सीधा उद्देश्य किससे है? जो कुछ हम कहें या लिखें वह एक क्रम में आना चाहिए। जो कुछ हम लिखें या कहें वह एक क्रम में आना चाहिए। यदि हमें मानव शरीर की संरचना का अध्ययन करना है तो पहले उसे विभिन्न अंगों में बांटकर क्रम से उनका अध्ययन करेंगे। इसका फर्क तर्कों की संरचना पर पड़ता है। वर्गीकरण के द्वारा यह संभव हो जाता है कि किसी एक बात को गहराई से स्पष्ट करने में सुविधा होती है। सभी बातों को पिछले स्तर पर व्यक्त करने की अपेक्षा किसी एक बात को गहराई से व्यक्त करना अधिक संगत माना जाता है। हम अपने पक्षों को स्पष्ट करने के लिए, उसे गहराई से समझने के लिए वर्गीकरण की प्रक्रिया को अपनाते हैं। जनसंचार माध्यम का प्रयोग संदेश या समाचार भेजने के लिए किया जाता है। संदेश या समाचार समाचार पत्रों के माध्यम, रेडियो के माध्यम से
टेलीविजन के माध्यम से, सिनेमा के माध्यम से, पत्रिका तथा अन्य माध्यम से प्रसारित करते हैं। इन्हें एक साथ जनसंचार माध्यम की श्रेणी में रखा जाता है, लेकिन इनका प्रकृति के आधार पर वर्गीकरण भी करते हैं तो अपनी बात को व्यवस्थित ढंग से कह सकते हैं। इनका प्रारंभिक वर्गीकरण 3 माध्यमों के रूप में कर लेते हैं। कौन कौन से हैं? मुद्रित माध्यम, श्रव्य माध्यम और दृश्य माध्यम। मुद्रित माध्यम में क्या है? समाचार पत्र और पत्रिका आदि को रखा जाता है। श्रव्य माध्यम से रेडियो को रखते हैं और दृश्य माध्यम में सिनेमा, टेलीविजन इन आदि को रखा जाता है। वर्गीकरण की जो एक और महत्वपूर्ण चीज है वह है उसका गुण। वर्गीकरण में हमेशा समान गुणधर्म वाले को साथ रखा जाता है, थोड़ी सी भिन्नता रखने वाले की अलग श्रेणी बना दी जाती है। वर्गीकरण चार्टों द्वारा होता है, ग्राफों द्वारा होता है, चित्र के द्वारा होता है और गुण के आधार पर होता है। एक और उदाहरण ले लेते हैं, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय यानी इग्नू से ही। इसका कार्यकलाप किस प्रकार से होता है? विश्वविद्यालय के लिए अलग अलग तरह से श्रेणी बनाई जाती हैं। उनके विभागों को सुचारू रूप से चलाने के लिए प्रशासन की व्यवस्था भी की जाती है। तो क्या है? सबसे पहले किसको बांटना है, किसका वर्गीकरण करना है? इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय। फिर प्रबंधन समिति, प्रबंधन समिति के अंतर्गत योजना समिति, शैक्षिक परिषद, दूर शिक्षा परिषद और वित्त समिति, ये सब आएंगे। प्रबंधन समिति के कुलपति होंगे जिनके अंतर्गत उपकुलपति और अंतरराष्ट्रीय प्रकोष्ठ आएगा, और कुलपति के अंतर्गत ही विद्यापीठ और विभाग भी आएगा। फिर विभाग के अंतर्गत किन किन का वर्गीकरण किया जाएगा? मानविकी, सामाजिक विज्ञान, विज्ञान, शिक्षा, अभियांत्रिकी और तकनीक। तो इस प्रकार से यह वर्गीकरण किया गया है। तार्किक लेखन में हमें हमेशा इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जो कुछ हम कहें या लिखें उसमें तारतम्य यानी तालमेल होना सबसे ज्यादा जरूरी है। कार्य कारण संबंध के साथ साथ सही तर्क को सही स्थान पर रखने की कला भी हमें आनी चाहिए। पुनर्कथन, पुनर्कथन का मतलब क्या है? किसी कथन को दोबारा से बोलना यानी कि दोहराना। पुनर्कथन में अपने पक्ष को मजबूत करने के लिए ही बात को दोहराया जाता है। हो सकता है उसी बात को दूसरे शब्दों में भी अभिव्यक्त किया गया हो। तार्किक लेखन में यह सामान्य बात है कि किसी विशिष्ट बिंदु पर बार बार बल दिया जाता है। उदाहरण के लिए देख लेते हैं, अजंता के चित्रों में विभिन्न विषयों को दर्शाया गया है। यह उदाहरण है पुनर्कथन को स्पष्ट करने के लिए। इनमें शाही दरबारों की शान शौकत, प्रेम की क्रियाएं, भोज, गान नृत्य के आनंद, भोग विलास की मानव निर्मित वस्तुएं, इमारतें, वस्त्र और आभूषण दिखाए गए हैं। कुछ चित्रों को कुशलता पूर्वक बनाया गया है। जीवन के सभी रूपों को दर्शाकर जीवन की एकता का संदेश दिया गया है।
जीवन के सभी रूप मिलकर जीवन की एक भरपूर तस्वीर पेश करते हैं। तो इस उदाहरण में क्या है, अजंता के चित्रों के विभिन्न विषयों को दर्शाया गया है। इस बात पर बल देने के लिए जीवन के विविध पक्षों को दिखाकर उस पर बार बार बल दिया गया है। एक बात को साबित करने के लिए भिन्न भिन्न तरह से उसे समझाया गया है। पुनर्कथन के बारे में यह भ्रम नहीं होना चाहिए कि उसमें मात्र दोहराव ही होता है। पुनर्कथन में बिना किसी नए विषय और तर्क के एक ही बात को अलग अलग तरीके से रखा जाता है। तार्किक लेखन में यह ध्यान रखने की आवश्यकता होती है कि एक ही कथन को बार बार दोहराना नहीं चाहिए, लेकिन अपनी बातों को मजबूती से रखने के लिए उससे संबंधित विभिन्न आयामों को भी रखना चाहिए। लेखन करने में ऐसा महसूस हो कि वे एक बात को कहने के लिए अलग अलग तरीके से आए हैं, ताकि तर्कों में एक प्रकार की नवीनता बनी रहे। आगे है विश्लेषण। विश्लेषण सबसे अंत की प्रक्रिया है, सबसे अंत में किया जाता है। व्यापक अर्थों में तार्किक लेखन के सभी पहलू अपने आप में विश्लेषणात्मक हैं। विश्लेषण हमें कुछ तकनीक सिखाता है कि विषयों को किस प्रकार से प्रस्तुत करें और इसके प्रत्येक अंगों को किस प्रकार से विवेचित करें। इन तकनीकों का विस्तार से वर्णन हमने कथन के पक्ष में तर्क, तुलना और अंतर तथा वर्गीकरण के विवेचन से किया है। विश्लेषण किसी भी बात को प्रस्तुत करने की शैली से संबंध रखता है। विश्लेषण में हमारे इस ज्ञान का भी पता लगाया जा सकता है कि किसी बात को हमने कितनी स्पष्टता से समझा है और उसे संप्रेषित करने की कैसी शैली हमने अर्जित की है। तो इकाई 11 तार्किक लेखन भी यहाँ संपूर्ण हुआ और इसी के साथ ये पाठ्यक्रम भी संपूर्ण हुआ। जिसके पास बुक्स नहीं है वो या तो अपने आरसी में बात कीजिए या फिर eGyanKosh.ac.in पर जाकर ऑनलाइन बुक भी डाउनलोड कर सकते हैं। जिसके पास बुक्स हैं वो अपने अच्छे से नोट्स बना लीजिएगा, अच्छे से प्रिपरेशन कीजिएगा। ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू। इसी के साथ हमारी इकाई भी संपूर्ण हुई, पाठ्यक्रम भी संपूर्ण हुआ और आज क्लास भी अंतिम क्लास है ये। तो थैंक यू ऑल ऑफ यू, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। थैंक यू मैम।